इजराइल और हमास के बीच एक बार फिर भिड़ंत हो गई है। इसकी शुरुआत तब हुई जब हमास ने गाजा स्ट्रिप से इजराइल के ऊपर 5000 रॉकेट्स दागने का दावा किया। इजराइल के प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि अब इजराइल किसी भी हाल में पीछे नहीं हटने वाला। वहीं फिलिस्तीन के गाजा पट्टी में प्रभाव रखने वाला हमास संगठन भी संघर्ष विराम के पक्ष में नहीं है। इसलिए विशेषज्ञों का कहना है कि वर्तमान का इजराइल और फिलिस्तीन संघर्ष मध्य पूर्व अर्थात पश्चिम एशिया में काफी अस्थिरता बढ़ा देगा और इसके भयावह परिणाम हो सकते हैं। इस संघर्ष से मिडिल ईस्ट में फिर से आतंकवाद जोर पकड़ सकता है। इसके अलावा ईरान न्यूक्लियर डील पर भी गलत प्रभाव पड़ सकता है। अब इजराइल गाजा पर अपनी आखिरी जंग की तैयारी में लगा है। वहीं गाजा पर पूरी तरह से कब्जे के लिए इजराइल ने 1 लाख सैनिक भी उतार दिए हैं। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा, मैंने गाजा पट्टी पर पूर्ण घेराबंदी का आदेश दिया है। इसमें न बिजली होगी, न भोजन, न ईंधन, सब कुछ बंद है। हम मानव के रूप में जानवरों से लड़ रहे हैं और हम उसी हिसाब से फैसला ले रहे हैं। इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट के पॉलिटिक्स को जानने से पहले यहाँ की हिस्ट्री जानने की जरूरत है और यहाँ की हिस्ट्री जानने से पहले यहाँ की ज्योग्राफी जानने की जरूरत है। मिडिल ईस्ट में मौजूद इजराइल एक यहूदी देश है। इसके पूर्वी हिस्से में वेस्ट बैंक मौजूद है। यहाँ फिलिस्तीन नेशनल अथॉरिटी फिलिस्तीनी लोगों के लिए सरकार चलाती है। इसे संयुक्त राष्ट्र से मान्यता मिली हुई है। इजराइल के दक्षिण पश्चिमी हिस्से पर एक पट्टी है जो 2 तरफ से इजराइल से घिरी हुई है। एक तरफ से भूमध्य सागर है और दूसरी तरफ से मिस्र है। इसे गाजा स्ट्रिप के तौर पर जाना जाता है। वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप को आमतौर पर फिलिस्तीन के तौर पर जाना जाता है। इजराइल में इजराइल की सरकार है जबकि वेस्ट बैंक में फतह पार्टी सरकार चलाती है। गाजा स्ट्रिप पर हमास का कब्जा है। फिलिस्तीन नेशनल अथॉरिटी को ही फिलिस्तीन के तौर पर देखा जाता है, लेकिन इसके एक हिस्से यानी वेस्ट बैंक में तो सरकार है, मगर दूसरे हिस्से यानी गाजा स्ट्रिप पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। यहाँ पर हमास ने तख्ता पलट 2007 से शासन करना जारी रखा है। वेस्ट बैंक में ही इस्लाम, यहूदी और ईसाई धर्म का पवित्र शहर यरूशलेम है। तो अब आपको इस एरिया की ज्योग्राफी समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं यहाँ के इतिहास और इतिहास से जुड़े विवाद पर। इजराइल फिलिस्तीन विवाद 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन सल्तनत की हार के बाद फिलिस्तीन के नाम से जाने जाने वाले हिस्से को ब्रिटेन ने अपने नियंत्रण में ले लिया। उस वक्त इजराइल नाम से कोई देश नहीं था। इजराइल से लेकर वेस्ट बैंक तक के इलाके को फिलिस्तीनी क्षेत्र के तौर पर जाना जाता था। यहाँ पर अल्पसंख्यक यहूदी और बहुसंख्यक अरब रहा करते थे। फिलिस्तीनी लोग यहीं के रहने वाले अरब थे, जबकि यहूदी लोगों के बाहर से आने की बात होती है। यहूदी लोग बाहर से आए थे या नहीं, इस बारे में आगे बात करेंगे जब हम यहाँ के इतिहास को और डिटेल में जानेंगे। फिलिस्तीनी लोगों और यहूदियों के बीच विवाद की शुरुआत तब हुई जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने ब्रिटेन को कहा कि वो यहूदी लोगों के लिए फिलिस्तीन को एक राष्ट्रीय घर के तौर पर स्थापित करे। यहूदियों का मानना था कि ये उनके पूर्वजों का घर है। दूसरी ओर फिलिस्तीनी अरब यहाँ पर फिलिस्तीन नाम से एक नया देश बनाना चाहते थे। उन्होंने ब्रिटेन के नए देश बनाने के कदम का पुरजोर विरोध किया। इस तरह फिलिस्तीन इजराइल विवाद की शुरुआत होने लगी। 1920 से लेकर 1940 के बीच यूरोप में यहूदियों के साथ जुल्म किए गए। यहूदी वहां से भागकर एक देश की तलाश में यहाँ पहुंचने लगे। यहूदियों का मानना था कि ये उनकी मातृभूमि है और वे यहाँ पर अपना देश बनाएंगे। इस दौरान यहूदियों और फिलिस्तीनी लोगों के बीच हिंसा भी हुई। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि यहूदियों और अरबों के लिए अलग अलग देश बनाने के लिए मतदान किया जाए। संयुक्त राष्ट्र ने ये भी कहा कि यरूशलेम एक अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाया जाएगा। हालांकि यहूदियों ने संयुक्त राष्ट्र की इस बात को स्वीकार कर लिया, मगर अरब लोगों ने इसका विरोध किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र का ये फैसला महत्वहीन था। जब ब्रिटेन से इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो यहाँ से निकल गया। फिर 1948 में यहूदी नेताओं ने इजराइल के निर्माण का ऐलान कर दिया। फिलिस्तीनियों ने इसका विरोध किया और इस तरह दोनों पक्षों के बीच पहले युद्ध की शुरुआत हुई। जब तक संघर्ष विराम लागू हुआ तब तक इजराइल के पास एक बड़ा हिस्सा आ चुका था। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में यरूशलेम एक अलग ही कॉन्फ्लिक्ट है। फिलिस्तीनी लोगों के लिए जॉर्डन और मिस्र जैसे अरब मुल्कों ने लड़ाई लड़ी थी, मगर उनकी हार की वजह से फिलिस्तीन एक छोटे हिस्से में सिमटकर रह गया। जॉर्डन के कब्जे में जो जमीन आई उसे वेस्ट बैंक का नाम मिला, जबकि मिस्र के कब्जे वाले इलाके को गाजा स्ट्रिप कहा गया। वहीं यरूशलेम शहर को पश्चिम में इजरायली सुरक्षा बलों और पूर्व में जॉर्डन के सुरक्षा बलों के बीच बांट दिया गया। ये सब बिना किसी शांति समझौते के किया गया था। 1967 में जब दोबारा युद्ध हुआ तो इस बार इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम के साथ साथ वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप पर भी कब्जा जमा लिया। गाजा से तो इजराइल पीछे हट गया, मगर उसने वेस्ट बैंक पर कंट्रोल जारी रखा।
इजराइल पूर्वी यरूशलेम को अपनी राजधानी के तौर पर होने का दावा करता है, जबकि फिलिस्तीनी लोग इसे अपनी भविष्य की राजधानी मानते हैं। ज्यादातर फिलिस्तीनी लोग अभी भी वेस्ट बैंक में ही रहते हैं, जबकि कुछ लोग गाजा स्ट्रिप में रह रहे हैं। यरूशलेम शहर यहूदी, इस्लाम और ईसाई धर्म तीनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यरूशलेम में अल-अक्सा मस्जिद मौजूद है, जिसे इस्लाम की सबसे पवित्र मस्जिदों में से एक माना जाता है। यहाँ पर टेम्पल माउंट भी है, जहाँ यहूदी धर्म के लोग प्रार्थना करते हैं। वहीं यरूशलेम में ईसाइयों के क्वार्टर में चर्च ऑफ द होली सेपल्कर मौजूद है, जो कि उनकी प्रमुख जगह है। ये जगह ईसा मसीह की कहानी, मृत्यु और पुनर्जीवन की कहानी का केंद्र है। यही वजह है कि तीनों धर्मों के लोगों के बीच इस शहर को लेकर टकराव होता रहता है। जमीन के बंटवारे को लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आपकी समझ में आ चुका होगा, लेकिन वर्तमान के इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष के जो कारण हैं वो भी जानने जरूरी हैं। वर्तमान के इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष की शुरुआत यरूशलेम स्थित अल-अक्सा मस्जिद को लेकर हुई है। अल-अक्सा मस्जिद से शुरू हुआ संघर्ष जल्दी ही व्यापक हो गया। हमास द्वारा गाजा पट्टी से दागे जाने वाले रॉकेटों से बचने के लिए इजराइल ने अपने आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया है। उल्लेखनीय है कि यरूशलेम स्थित अल-अक्सा मस्जिद को इस्लाम धर्म के अनुयायी काफी पवित्र मानते हैं। इस्लाम के अनुयायियों के लिए मक्का मदीना के साथ ये तीसरा सबसे पवित्र स्थल है। हालांकि इस मस्जिद से यहूदी और ईसाई भी ताल्लुक रखते हैं। गौरतलब है कि यरूशलेम तीन धर्मों यहूदी, ईसाई और इस्लाम के अनुयायियों का पवित्र स्थान है। वर्तमान के इजराइल और फिलिस्तीन संघर्ष को लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा है कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। वहीं भारत ने भी इजराइल और फिलिस्तीन में बढ़ते तनाव के बीच बयान जारी किया है। भारत ने सभी हिंसक गतिविधियों, खासकर गाजा से किए गए रॉकेट हमलों की निंदा की है। इसके साथ ही हिंसा पर रोक लगाने की जरूरत पर भी जोर दिया है। तुर्की और पाकिस्तान ने फिलिस्तीन का पक्ष लिया है। वहीं कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान ने फिलिस्तीन के गाजा पट्टी में प्रभाव रखने वाले हमास संगठन को मदद बढ़ा दी है। हमास ने इजराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन को अल-अक्सा फ्लड नाम दिया है। वहीं इजराइल की सेना ने हमास के खिलाफ स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन ऑपरेशन शुरू किया है। अगर आप इजराइल के इतिहास के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हो तो आप विकिपीडिया पर हिस्ट्री ऑफ इजराइल नाम का यह आर्टिकल पढ़ सकते हैं। इस आर्टिकल के दूसरे पैराग्राफ में लिखा है, In the following centuries, the Assyrian, Babylonian and Persian empires conquered the region. The Ptolemies and the Seleucids vied for the control over the region during the Hellenistic period. However, with the establishment of the Hasmonean dynasty, the local Jewish population maintained independence for a century before being incorporated into the Roman Republic. As a result of the Jewish-Roman wars in the 1st and 2nd centuries CE, many Jews were killed, displaced or sold into slavery. आगे इसमें लिखा है, following the advent of Christianity, which was adopted by the Greco-Roman world under the influence of the Roman Empire, the region's demographies shifted towards newfound Christians who replaced Jews as the majority of the population by the 4th century. अब दोस्तों इस आर्टिकल की अगर माने तो 4th सेंचुरी से पहले तक ज्यूज ही यहाँ की मेजॉरिटी थे। हमास से लड़ने के लिए इजराइल के पास जो हथियार हैं वो देखते हैं। हेलफायर AGM मिसाइल, एयर कवर टैंक्स, M109 होवित्जर, लहत मिसाइल, आयरन डोम, कफर फाइटर जेट, F-16 फाइट एंड फैल्कन, F-15 स्ट्राइक ईगल और F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स जैसे आधुनिक हथियार इजराइल के पास मौजूद हैं। इजराइल हमास नाम के आतंकवादी संगठन से सीधी जंग में उलझा हुआ है, जबकि दो दूसरे आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह और हूथी भी रह रहकर इजराइल पे हमला कर रहे हैं। जंग के लगभग 20 दिन हो चुके हैं और इजराइल अभी तक गाजा पर एयर स्ट्राइक्स कर रहा है। इजराइल के लगभग 3.5 लाख सैनिक, हजारों की तादाद में टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ी गाजा के बॉर्डर पर तैयार हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री के अनुसार किसी भी वक्त आदेश आ सकता है गाजा के अंदर घुसकर हमला करने का। दुनिया भर में लोग धर्म के नाम पर आतंकवादी संगठन का साथ दे रहे हैं। दुनिया भर में जगह जगह हमास के समर्थन में धरने प्रदर्शन हो रहे हैं और ये सब हमारे देश में भी देखने को मिल रहा है। हमास के जिन आतंकियों के लिए लोगों के आंसू रुक नहीं रहे हैं, उन आतंकियों के लिए छोटे बच्चों को चीरना, गर्भवती महिलाओं का पेट चीरना, सामूहिक दुष्कर्म के बाद पीड़िता को जिंदा कर देना और हत्या एक आम बात है। और यहाँ ये भी देखने वाली बात है कि जंग की शुरुआत इजराइल ने नहीं करी थी,
जंग की शुरुआत हमास ने ही करी थी, इजराइल के ऊपर 5000 रॉकेट्स दागकर। वहीं कुछ लोगों का लॉजिक ये कहता है कि क्योंकि इजराइल हमास से ज़्यादा शक्तिशाली है, इसलिए इजराइल को हमास के हमले सहने चाहिए और उस पर काउंटर अटैक नहीं करना चाहिए। कुछ और ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों ने तो हमास और गाज़ा को ही पीड़ित बता दिया। मतलब ये कुछ ऐसा हो गया कि भारत पर पाकिस्तान की तरफ से आतंकी हमले किए जाएं और उसके बाद पाकिस्तान ही पीड़ित हो गया। लेकिन खैर ये सब आम बात है, क्योंकि ना तो हमने आतंकवादी हमले पहली बार देखे हैं और ना ही आतंकवादियों के समर्थन में उतरने वाले लोग पहली बार देखे हैं। यहाँ एक बात और देखने वाली है, और वो ये कि जो लोग गाज़ा का समर्थन कर रहे हैं वो इतने गलत नहीं हैं जितना हमास का समर्थन करने वाले लोग गलत हैं। क्योंकि हमारे देश की नीतियां ऐसी हैं कि भले ही फिलिस्तीन ने कितनी ही बार भारत और पाकिस्तान के मुद्दे में पाकिस्तान का पक्ष लिया हो, उसके बावजूद भारत ने फिलिस्तीन के आम लोगों के लिए राहत सामग्री भिजवाई है। आम लोगों की परवाह करना गलत है भी नहीं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि गाज़ा के आम लोगों का समर्थन करने के चक्कर में आप इजराइल के आम लोगों को भूल जाएं। और नीतियां वो तो ऐसी हैं कि देश के टुकड़े टुकड़े कर देने के नारे लगाने वाला इंसान भी चैन की जिंदगी जी पाए और विपक्षी दल में सम्मान पा सके। वैसे ये वाली नीति किस देश में है क्या आप जानते हैं? गौर करने वाली बात ये है दोस्तों कि इस हमले के बाद, यानी इजराइल पर हमास के जो 5000 रॉकेट्स के हमले किए गए और उसके बाद में इजराइल के द्वारा स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर किया गया, उसके बाद वहाँ पर एकता सरकार की स्थापना हुई। मतलब वहाँ पर विपक्ष पक्ष के साथ आ गया। ये कोई हैरानी की बात नहीं है, सभ्य विपक्ष यही करता है। यूक्रेन में भी जब रशिया ने हमला किया और यूक्रेन के राष्ट्रपति ने सीना ठोक कर कहा कि हम इस हमले का जवाब देंगे, हम घुटने नहीं टेकेंगे, हम अपनी आज़ादी के लिए लड़ेंगे, तब वहाँ के विपक्ष ने अपने राष्ट्रपति को क्रिटिसाइज नहीं किया। यूक्रेन से ऐसी खबरें नहीं आई थी कि वहाँ का जो विपक्ष के लीडर हों वो दूसरे देशों में जा रहे हों, ब्रिटेन में या अमेरिका में, और वहाँ जाकर कह रहे हों कि हमारे देश में लोकतंत्र खतरे में है। वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वहीं ये तो आप जानते ही होंगे कि हमारे देश में सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए गए थे। वहीं आपने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी वो भाषण सुना होगा जिसमें वो कह रहे थे कि ये बड़े दुख की बात है कि विपक्ष की तरफ से परमाणु परीक्षण का भी विरोध किया गया। ये आश्चर्य है कि परमाणु परीक्षण की भी आलोचना की गई। पूछा गया देश के सामने कौन सा खतरा था। मैं 1974 में सदन में था जब श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में परमाणु परीक्षण किया गया था। हमने उसका स्वागत किया था, प्रतिपक्ष में थे फिर भी स्वागत किया था, क्योंकि देश की रक्षा के लिए वो किया गया था। परमाणु परीक्षण जिसकी वजह से भारत एक न्यूक्लियर पावर बन पाया, जिसकी वजह से भारत की पूरे विश्व में एक शक्तिशाली छवि बनी थी। खैर अब देखना यह है कि इजराइल और गाजा का ये युद्ध अब कितने दिन और खिंचता है। रशिया और यूक्रेन का युद्ध ऑलरेडी लगभग 2 साल के आसपास खिंच चुका है। 24 फरवरी 2024 को उस युद्ध के पूरे 2 साल हो जाएंगे। वैसे जहां एक तरफ रशिया और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है, दूसरी तरफ इजराइल और गाजा के बीच जंग चल रही है, वहीं दक्षिण अफ्रीका के एक देश में भी जंग चल रही है। लेकिन वो जंग किसी दुश्मन से नहीं है, वो जंग है पानी की कमी से। इस देश में पानी बिल्कुल खत्म हो चुका है और अब यहाँ पर पानी पेट्रोल की तरह दिया जा रहा है। पानी की कमी यहाँ इस हद तक पहुँच चुकी है कि एक समय पर यहाँ पानी कितना पिया जा सकता है, इस बात के भी नियम बनाए गए। इस देश को और ज्यादा जानने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें और लेफ्ट साइड में क्लिक करके आप मेरी लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।